हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्कार। मेरा नाम है भारत अनुरागी और मैं हूं आप सभी का अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर। आप सभी लोगों को पढ़ाता हूं बिजनेस स्टडीज ऑन अन अकेडमी प्लस। और बहुत दिनों बाद हम लोग यूट्यूब पर मिल रहे हैं, लगभग एक डेढ़ महीना हो गया। और इस बार फिर से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब पर फिर से नए लेक्चर्स की सीरीज में। और यहाँ पर शुरुआत जो करने जा रहा हूँ वो मैं करने जा रहा हूँ आपकी सैंपल क्वेश्चन पेपर, जो कि सीबीएसई ने अभी कुछ दिन पहले लॉन्च किया था, कुछ ही दिन पहले रिलीज किया था सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर। और ये सैंपल पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस एग्जाम में जो अभी हम देने वाले हैं 2022-23 में, इस एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से और किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इससे हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि हमें अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं इसमें से कुछ आएगा कि एग्जाम में नहीं, इसमें से कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा। तुक्के से अगर कोई एक आध नंबर का आ गया तो आ गया। लेकिन ये सैंपल पेपर हमें एक बेसिक आइडिया देता है कि दुश्मन की ताकत कितनी है। देखो, जब भी हम कभी किसी जंग पर लड़ाई करने जाएंगे तो दुश्मन से लड़ने से पहले उसकी ताकत का अंदाजा होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ताकत कितनी है, सामने वाला कितनी इंटेंसिटी के साथ हमारे ऊपर क्वेश्चंस पूछेगा या प्रहार करेगा, वो हमें इस सैंपल पेपर से पता चल जाता है। इसलिए हम लोग इस सैंपल पेपर को डिटेल में स्टडी करते हैं और इससे हमें पेपर पैटर्न भी पता चलता है, इसमें केस स्टडीज कितनी आएंगी वो भी पता चलेगा, एमसीक्यूज कितने आते हैं वो भी पता चलेगा। फिलहाल मेरे पास इस पूरे सैंपल पेपर की समरी है। मैं आपको समरी आपको बाद में बताऊंगा कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के एमसीक्यू पूछे गए, कितने डिफिकल्ट है कितने हार्ड है। उससे पहले एक बार हम लोग सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सैंपल पेपर की अच्छी से थ्रू आउट नॉलेज हो जाए। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कितने मार्क्स का कितने चैप्टर से और किस तरह के क्वेश्चन वहां से पूछे गए। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पे सैंपल पेपर को देखकर क्लियर हो गई है। इस बार आपका मार्क्स टर्म टू दो टर्म्स में नहीं, एक बार में सारा होगा। और वो है एक बार में 3 घंटे का पेपर और वो भी कितने का, 80 मार्क्स का पेपर होगा। जैसा कि कोविड से पहले हुआ करता था 80 मार्क्स का पेपर। अब 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट है, ये तो हम सबको पता है। 80 मार्क्स का हमारा थ्योरी पेपर है। अब ये थ्योरी पेपर जो है बेटा, याद रखना, अगर आप इसमें पास हो गए तभी जाकर इसके मार्क्स काउंट होते हैं, नहीं तो इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। तो इसमें पास होना जरूरी है। ये मत सोच लेना दोनों को मिला के 33 तो आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें अलग से पास होना पड़ेगा, इसमें अलग से पास होना पड़ेगा। तो ये थ्योरी पोर्शन का एग्जाम है, 3 घंटे का है और 80 मार्क्स का है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, शुरू में 15 मिनट रीडिंग के जो मिलते हैं ना, उसको वेस्ट ना करें। उसमें अपनी केस स्टडीज को सॉल्व करने की कोशिश करें। जितनी ज़्यादा केस स्टडीज आप कर सकते हो उतने 15 मिनट में उतनी ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें। डायरेक्ट क्वेश्चंस को रीड ना भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, वो बाद में भी रीड हो जाएंगे। चलो, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है। इस पूरे क्वेश्चन में टोटल मिला के 34 क्वेश्चन आएंगे, ये भी है। हर एक क्वेश्चन का मार्क्स कितना होगा उसके आगे दिया गया। आपको आपको आंसर टू द पॉइंट ब्रीफ में देना है, मतलब अच्छे से समझाना है और पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। फालतू की फेकोलॉजी नहीं करनी है। आंसर्स टू द क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं उनको 50 से 75 वर्ड में आंसर करना है। जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको लगभग 150 शब्दों में लिखना है। और जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको 200 शब्दों में लिखना है। ये आपको दिया गया। अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ दीज क्वेश्चंस टुगेदर, सबको अटेम्प्ट करना है। तो चलो, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया है वो एमसीक्यूज है। तो टोटल मिला के मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यूज दिए गए हैं। बिल्कुल 1 से लेकर 20 तक एमसीक्यूज दिए गए हैं। 1 से लेकर 20 तक आपके एमसीक्यूज हैं। लेकिन बेटा, जो एमसीक्यूज हैं इसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा है। इनको थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना है। मैं अभी रीड नहीं कर रहा हूँ आपके लिए। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा, इसमें केस स्टडी दी गई है और केस स्टडी में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको बताना है विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस वी ही नीड टू परफॉर्म आफ्टर द आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। काम को आइडेंटिफाई करने के बाद और डिवाइडिंग करने के बाद उसको कौन सा काम करना चाहिए, तो ये तो हमें पता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पर देख लिए, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये केस स्टडी में दिया गया। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि एमसीक्यूज में पेपर आएंगे तो एमसीक्यू डायरेक्टली आपसे बन जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहला ही केस स्टडी आ गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज कॉन्ट्रास्ट कर रही है, इन्होंने इस सैम्पल पेपर में दे दिया फीचर बताइए बिजनेस एनवायरनमेंट का। सैम्पल पेपर में फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा गया। और मैं आपको ले चलता हूँ सिलेबस जो इस साल सीबीएसई ने रिलीज किया था। खुद ही ये लोग अपनी भावनाओं से बह गए, इन्हें खुद ही याद नहीं रहा कि हमें ये सिलेबस से काट रखा था। मैं ले चलता हूँ आपको सिलेबस वाले पार्ट पर। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 हमारा। खुल जा भाई, खुल रहा है। ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट।
इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, जरा गौर से देखिएगा बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, इंपॉर्टेंस पूछी गई है। इसके अगर डिटेल वाले पार्ट में जाओगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और फिर उसके बाद बोला गया डिस्क्राइब द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। इसमें कहीं पर भी आपको फीचर्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया। यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन के कॉन्सेप्ट ऑफ फीचर्स की बात की गई है, बिजनेस एनवायरनमेंट के कहीं पे फीचर्स की बात नहीं की गई, लेकिन इन्होंने सैम्पल पेपर में देकर मुझे भी थोड़ा सा शॉक कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कि जिस चैप्टर में फीचर्स को डिलीट किया गया था, आपको मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार थोड़ा सा देख लेना। मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए था, उन्होंने दे दिया तो अब क्या करते हैं, अटेम्प्ट तो करेंगे, तो आपको अटेम्प्ट करना है। और आप प्लीज़ एक बार अपना सैम्पल अपने जो फीचर्स हर एक चैप्टर के डिलीट हुए हैं उनको 5 मिनट जरूर देख लीजिएगा, कि वहाँ पे आ गया तो आपको शॉक लगा ना लगे। अच्छा, एक और केस स्टडी है, फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे पहले तो देखो चैप्टर के अंदर ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर के अंदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप के अंदर उसके मैरिट्स और डीमेरिट्स। ये समझ रहे हो गहराई ऑफ द क्वेश्चन। गड्ढे के अंदर गड्ढा, गड्ढे के अंदर गड्ढा, फिर गड्ढे के अंदर एक और गड्ढा, कितने लेवल से नीचे से क्वेश्चन निकाल के ला रहे हैं। यहाँ पे सीधे सीधा डिसएडवांटेजेस पूछ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो पहले तो आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पहचानना है, यहाँ पे फॉलो कौन सा हो रहा है। डिवीजन ऑफ वर्क इनटू द की एरियाज, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स, पर्सनल, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। यहां से समझ में आ रहा है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर के आपको यहां पर पहचानने हैं डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट, नहीं, इससे डिक्रीज होती है। मैनेजर में गेन पावर एंड असर्ट इंडिपेंडेंस एंड इग्नोर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसमें मैनेजर्स के पास पावर आ जाती है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। आगे पढ़ लेते हैं पहले। इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, ये तो एडवांटेज ही है। हर्ड हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फ्रॉम द टॉप लेवल पोजीशंस, ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो यही वाला आंसर बी वाला मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, कि यहाँ पे उनको पावर मिल जाती है और वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स पर फोकस करने लगते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। ये फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। अच्छा, अब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, दैट इज ए पिक्चर। इस पिक्चर के बेस पर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप पहले पिक्चर को समझ लेते हैं ध्यान से। ये एक मोहतरमा है जो एक चेयर पे बैठी है और ये मोहतरमा कंप्यूटर चला रही है। हाँ, तो इस पिक्चर से आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या समझते हैं? चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बोल समझते हैं। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इलस्ट्रेटेड बाय द पिक्चर गिवन अबव, इन व्हिच सपना हु हैज जॉइंड द वर्कफोर्स रिसेंटली इज वर्किंग ऑन एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। सपना दीदी है, ये इनका नाम सपना है। हाँ, इन्होंने एक फॉर्म ज्वाइन की है जहाँ पर इनको अकाउंटिंग का काम दिया जा रहा है करने के लिए, और ये अकाउंटिंग इनको करनी पड़ रही है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा डायमेंशन रिलेट कर रहा है? तो देखो, एक तो मुझे यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल कन्फर्म है कि टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ रहा है। तो देखो, ये वाले दो ऑप्शन इनमें टेक्नोलॉजी नहीं है तो कट गए। अब बचता है ऑप्शन ए और बी, इनमें दोनों में टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पर कहीं पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे राजनीति से रिलेटेड नहीं हो रही। हाँ, समाज से रिलेटेड हो सकती है कि सपना एक फीमेल है और वो भी अब अकाउंटिंग का काम करती है, तो ऐसा सोसाइटी का रहन सहन, एजुकेशन लेवल, इससे भी काम हो सकता है, सोसाइटी में भी चेंजेस आ रहा है, तो इसको सोशल से कनेक्ट करना थोड़ा सा आसान पड़ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन ए ज़्यादा सही रहेगा। अब आपको समझ में आया थोड़ा सा, इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया गया बेटा, आराम से, हल्के में मत लियो इस बार बिजनेस स्टडीज़ को, नहीं तो बिजनेस तुमको हल्का कर देगी अच्छे से। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द रीजन दैट मेक्स मैनेजमेंट important in the light of the fact that it is generally seen that individual in organization resist change, as changes often means moving from familiar secure environment to a newer and more challenging one। हाँ, होता है कि हमें अपनी टीम को चेंजेस के लिए प्रेरित करना पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इन्वायरमेंट, एक पुराने इन्वायरमेंट में लोगों को काम करने की आदत हो जाती है, उनको वो सिक्योर लगने लगता है, इजी लगने लगता है। फिर जब उनको चेंज करने के लिए बोला जाए ना, तो उनको नया थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है और थोड़ा अनसिक्योर भी फील होता है। लेकिन मैनेजमेंट हम कोशिश करते हैं कि हम नए इन्वायरमेंट में ईजिली घुस सकें। तो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स,
मैनेजमेंट क्रिएट एन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो आपको बताना मैनेजमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस है। तो मैनेजमेंट में डायनामिक इन्वायरमेंट होता है, हम कोशिश करते हैं कि नए इन्वायरमेंट के साथ इजिली एक्सेप्ट कर सकें, नए इन्वायरमेंट के साथ हम अपनी टीम को एडजस्ट करवा सकें और उनको नए इन्वायरमेंट में काम करवाने के लिए प्रेरित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द डिमोनेटाइजेशन। लो, डिमोनेटाइजेशन का क्वेश्चन आ गया। हाँ, द प्रोसेस विच पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट वाज मेड टू क्रिएट कैशलेस इकोनॉमी। वन आर्गुमेंट अगेंस्ट द कैश लाइट इकोनॉमी इज दैट, इसके अगेंस्ट बताना है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इज ए प्री रिक्वेस्ट, more people will be introduced into the formal economy, financial saving will increase, tax even will be reduced। आपको बताना है एक आर्गुमेंट था जो कैश लाइट इकोनॉमी से रिलेटेड था कि भैया आप लोग कहते रहो डिजिटल इकोनॉमी डिजिटल इकोनॉमी डिजिटल इकोनॉमी, लेकिन इसके अगेंस्ट एक प्रॉब्लम भी है, आप उस प्रॉब्लम को भी तो फोकस करिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक आर्गुमेंट था अगेंस्ट में कैश लाइट इकोनॉमी के। आप बोल रहे डिजिटल है डिजिटल डिजिटल, भाई साहब गाँव में अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों के पास अभी वही फीचर फोन है, तो लोग कैसे कनेक्ट कर पाएंगे इंटरनेट के साथ और कैसे अपनी डिजिटल इकोनॉमी को रन कर पाएंगे। इसलिए ये एक आर्गुमेंट था जो कैश लाइट इकोनॉमी के अगेंस्ट था। तो भाई साहब दिमाग लगाने वाली बातें हैं यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप बुक का रट्टू तोता बन के ये सारी चीजें समझ जाओगे, आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एयरलाइंस will be able to offer the benefit of lower pricing to the customers on sectors routes due to the decision of Civil Aviation Ministry to remove the price caps from the 31st August 2022. Okay, this can help the airlines to do better performance if they take early decisions regarding the future course of action for after understanding and doing analysis which of the importance business environment की importance पूछी जा रही है। तो देखो प्राइजेस कम हो गए तो कस्टमर्स को जहाँ पर मिनिस्ट्री ने कुछ प्राइस कैप रिमूव कर दिए ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सको, अपनी फ्लाइट्स के प्राइसेस कम कर सको। तो यहाँ पे हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, हेल्प इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, एनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्म फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यहाँ पे दिखा रहा है अगर कोई इसको अच्छे से ले ले तो अंडरस्टैंड कर ले तो जल्दी एक्शन ले सकता है और जल्दी इस पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है। ये वाला यहाँ पे इंपॉर्टेंस थी। अच्छा, मैं सारे रीड करने बैठूंगा तो यहाँ पूरा वक्त लग जाएगा, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप तो सैम्पल पेपर बड़े आराम से रीड कर लोगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी आपको कुछ वैसे ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है। ऑलो एज ए मोबाइल प्लेटफॉर्म, मोबिलिटी प्लेटफॉर्म इन अ प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को निकालना, कि कॉस्ट एफिशिएंसी को कम बढ़ाने के लिए, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए। इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो फर्म फुलफिल नहीं कर रही है, एफिशिएंसी, सोशल प्रॉफिट या सर्वाइवल। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रही है क्योंकि यहाँ पर फर्म समाज में 400-500 लोगों की सामाजिक बेसिक नीड्स को देखते हुए उनको तब भी निकाले जा रही है, मतलब सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छा नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 9th क्वेश्चन में फिर से केस स्टडी दे दी गई। देखो ऐसा नहीं है कि आपको हल्के में लगेगा, MCQs हैं तो आप डायरेक्टली कर पाओगे, नहीं। फिर से देखो 10th क्वेश्चन में फिर से केस स्टडी दी गई है, 2 केस स्टडी सीधी सीधी दे दी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन भी कोई डायरेक्ट नहीं है, नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन, name the outcome of the function of management which include design and roles to filled by the suitably skilled people and defining the interrelationship between the roles, that ambiguity in performance of duties can be eliminated। देखो यहाँ पर फिर से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बेटा कोई भी। हा जिसका था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए गए, ये भी नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, एक स्टेटमेंट दी गई है, दूसरी स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है इनमें से पहली सही है या दूसरी सही है, दोनों सही है दोनों गलत है, कौन सी सही कौन सी गलत है। फिर मैच द कॉलम भी दिया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पे भी 3 सेक्टर यहाँ पे दिए, जहाँ पे मैंने पढ़ाया नहीं है चैप्टर इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट, फिर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, 3 यहाँ पे दिए 3 यहाँ पे, इनको कॉलम को मैच करो, फिर MCQ बनेगा आपसे। ऐसा नहीं है फ्री फोकट में आपको 1 नंबर दे देंगे। हाँ, डैश इज नंबर असाइन टू ईच ट्रांजेक्शन बाय स्टॉक एक्सचेंज, क्या नंबर होता है वो अभी हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मार्केटिंग फंक्शंस रिलेटेड, इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन पढ़ेंगे जब आप आगे और अच्छे से पता चल जाएगा। अभी हम लोगों ने प्लस क्लास में कवर नहीं किया है, और जिन्होंने कवर कर लिया वो उनको पता चल गया हो। तो 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मिले, वो भी ऐसे डायरेक्ट नहीं थे, उसमें भी
डैश, फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ इस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करके दिया जा रहा है। अब इसमें से 4 स्टेटमेंट में से एक गलत है, 3 सही है, आपको सारी सही लगेंगी, आपको कोई गलत लग ही नहीं सकती। इस तरह से ऑप्शन दिए हैं। तो मेरा सिर्फ समझाने का यहाँ पर ये मोटिव है कि अगर आप इस सैम्पल पेपर को ध्यान से देखोगे तो 20 एमसीक्यूज में से आपको मैं बता देता हूँ एनालिसिस जो मैंने कर रखा है, वो एनालिसिस क्या कहता है। इन 20 क्वेश्चन में से एमसीक्यू की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर जो मैंने ध्यान से पढ़ा, जब तो फर्स्ट चैप्टर से मुझे 2 एमसीक्यू मिले, सेकंड चैप्टर से मुझे कोई एमसीक्यू नहीं मिला, इसमें से 2 मिल गए, इसमें कोई नहीं मिला, इसमें मुझे 4 एमसीक्यूज मिल गए, इसमें मुझे कोई नहीं मिला। प्लानिंग से, बिजनेस एनवायरनमेंट से 4 क्वेश्चन आए एमसीक्यूज में, ऑर्गेनाइजिंग से 3 है, ऑर्गेनाइजिंग से 3 एमसीक्यूज है, स्टाफिंग से मुझे कोई भी एमसीक्यू नहीं मिला, डायरेक्टिंग से एक भी नहीं मिला है, हाँ कंट्रोलिंग से 2 एमसीक्यूज मिले हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कोई नहीं मिला है, फाइनेंशियल मार्केट से 4 एमसीक्यूज मिले, मार्केटिंग से 5 एमसीक्यूज मिले, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से एक भी नहीं मिला। तो टोटल मिला के ऐसे करके देखे तो टोटल मुझे 20 एमसीक्यूज मिले। अब मैं इन 20 एमसीक्यूज को अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करूँ कि कितने केस स्टडी बेस्ड थे, कितने डायरेक्ट थे, तो मैं आपको इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी थे, वो क्या होता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी थे, उसमें एसरेशन रीजन वाले भी थे, उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन थे और केस स्टडीज थी। तो अगर मैं इन सबको एक कैटेगरी में मान लूँ तो ऐसे करके घुमाने वाले जो क्वेश्चंस थे वो 14 थे, 14 क्वेश्चंस थे जो आपको घुमा घुमा के पूछे गए थे, और उसमें से 6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली आपसे पूछे गए थे। तो अगर आप सोचो कि एमसीक्यू के भरोसे हमारा नैया पार हो जानी है, तो नहीं होनी है। यहाँ पर भी आपको इन डेप्थ डिटेल नॉलेज चाहिए। चीटिंग की कोई गुंजाइश मत रखिएगा, एग्जाम में होगी और ना कोई होने देगा, क्योंकि सीबीएसई का रेशियो मैं बताता हूँ एग्जामिनेशन हॉल पे क्या होता है, ये अंदर की बात है, मुझे पता है, मैं ड्यूटी देता रहता था तो मुझे पता है, कुछ सब लोगों को पता होती है, वैसे इतनी भी खास बात नहीं है। टीचर जो मेंटेन रेशियो रखते, मतलब सीबीएसई जो रेशियो मेंटेन रखता है क्लासरूम का, वो रहता है 1:12, मतलब एक टीचर 12 बच्चे। अगर किसी क्लासरूम में आपके 24 बच्चे बैठे होंगे, ऐसे करके 24 बच्चों का हॉल हुआ, तो उस क्लासरूम में 2 टीचर्स होंगे, और जिसमें 12 बच्चे होंगे उसमें एक टीचर होगा। तो अब समझ लो एक टीचर को सिर्फ 12 बच्चों पर एक ही काम करना है, सिर्फ नजर रखनी है, तो बताओ कैसे चीटिंग कर लोगे। और उसमें भी 2 है अगर टीचर क्लास में, तो और ही बिल्कुल नहीं हो पानी है, क्योंकि अगर एक करने देगा तो दूसरे को ऑब्जेक्शन उठाना है, दूसरा करने देगा तो पहले को ऑब्जेक्शन उठाना है, तो यहाँ पे तो आपकी कोई गुंजाइश है नहीं। तो पढ़ना तो पड़ेगा अच्छे से। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो केस स्टडी बेस थोड़ा घुमा के क्वेश्चन जो पूछे गए, जो वो 14 क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट क्वेश्चन 6 पूछे गए। अब इसमें से इजी कितने थे, मीडियम कितने थे और डिफिकल्ट कितने थे? बेटा मेरे अकॉर्डिंगली मुझे जो इजी लगे वो 9 लगे हैं, तुम लोगों के लेवल देखते हुए। मेरा इजी से मतलब ये था कि जिन क्वेश्चंस को अगर आपने पढ़ा एक बार में तो समझ में आ जाएंगे। मीडियम का वो था कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स के अंदर घुसना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो क्वेश्चंस बनेंगे। और 3 क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की होगी तभी बनेंगे, नहीं तो ये तो 3 तो आपके गए। मतलब थोड़े केस स्टडी बेस भी था और घुमाकर भी पूछा गया, ऐसे 3 क्वेश्चन थे। तो टोटल मिला के 9 ईजी थे, 8 मीडियम थे और 3 डिफिकल्ट थे। तो 9 तो ये आपके किसी के गलत नहीं होने चाहिए वैसे, अगर आपने पढ़ा है तो, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ लोग तब भी गलत करेंगे आगे। तो देख लो, ये सिर्फ एमसीक्यूज की बात थी। अब जरा क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, जब मेन क्वेश्चंस पे आते हैं, एमसीक्यूज को हटाएं तो अब मेन क्वेश्चन पेपर में आए। तो यहाँ पे देखिए, टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट these plans are executed accordingly to the plans. Directors are required. Directing is required. अच्छा, डायरेक्टिंग चाहिए. Any discrepancies between actual and realized activities are taken care of the stage of controlling. Okay. Name and explain the process highlighted above, which started at the planning stage itself and it's implicit and inherent in all the functions of the management of the organization. अब ये आपको पहचानना है कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। देखो, पहला 3 नंबर का क्वेश्चन है और ये कैसा क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड है। अच्छा, मैं आंसर क्यों नहीं बता रहा हूँ बेटा, मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लेना, आराम से सारे आंसर तुमको मिल जाएंगे। मैं बताने बैठूंगा तो तुम कहोगे सर क्या बता रहे हो, फालतू में ढूंढना है। हम तो पेपर डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, आपको आंसर वहाँ पे आराम से मिल जाएंगे सारे, इसकी टेंशन मत लीजिए। और किसी को चाहिए हो तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसके आंसर्स भी डाल दूंगा। आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना है अनअकैडमी का, जहाँ पर मैं सारी क्लासेस की लिंक डालता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली जाकर @भारत अनुरागी BCP, भारतीय कॉमर्स पार्टी, भारत अनुरागी BCP, कोई भी स्पेस नहीं है बीच में। अगर आप ये डायरेक्टली सर्च करेंगे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे और वहाँ पर आपको मेरे आगे की सारी क्लासेस का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मैं इसकी मार्किंग स्कीम, जिस दिन ये वीडियो आएगी उस दिन आपको
मार्किंग स्कीम वहाँ पे अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा इनके आंसर्स क्या हैं और कौन सा आंसर कितना लिखना था, वो सब वहाँ पे उन्होंने दे रखा है। बस मुझे डिस्कस ये करना है कि यहाँ पर आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनका लेवल कैसा है, और केस स्टडीज हैं कि डायरेक्ट है, और हमें इनको कैसे अटेम्प्ट करना है। बस आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आप देखे होंगे 22 क्वेश्चन। ये फिर कैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है, केस स्टडी बेस, डायरेक्ट नहीं है। Mrs. Halia Pasi is a principal of a prestigious school in Delhi, New Delhi. The school has a vacancy of headmasters, and the junior wing of the school. The senior teachers of the school have the opinion that only the internal candidates should be considered for the post. However, Mrs. Pasi and the management would like to invite application from the external too. Briefly explain the three justifications that management can provide the convenience the staff to invite the application from the external sources. अब देखो, हमें पता है दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पर इंटरनल मैनेजमेंट कह रहा है कि हमें इंटरनल सोर्स पे जाना चाहिए वैकेंसीज को फिल करने के लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट कह रहा नहीं, हमें एक्सटर्नल पे जाना चाहिए। आपको एज ए एक्सटर्नल पार्टी टॉप लेवल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्टाफ को कन्विंस करना है कि एक्सटर्नल क्यों अच्छा है। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे बतानी है एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्यों अच्छा होता है आपको वो प्रूव करना है, बस इतना सा काम है आपका। और 3 पॉइंट्स में 3 हेडिंग्स में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तो पूछा क्या है तो डायरेक्ट है, लेकिन उसके लिए भी आपको कंट्रोलिंग प्रोसेस पढ़ना जरूरी था। अब देखो, कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोलिंग प्रोसेस, और कंट्रोलिंग प्रोसेस के अंदर की एक हेडिंग क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये एनालाइजिंग डेविएशन के दोनों टाइप्स हैं। हम सभी तरह के डेविएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको पहले करने की कोशिश की जाती है, पहले उनको कंट्रोल किया जाता है, और फिर जो बच जाते हैं उनको बाद में कंट्रोल करते हैं। इसकी बात की जा रही है। लेकिन यहाँ फिर से समस्या ये है कि आपने अगर डिटेल में पढ़ा होगा तभी आपको याद आएगा, ये पॉइंट कहीं पे पढ़े, भले डायरेक्ट क्वेश्चन है लेकिन पढ़ा होगा तभी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट है बिल्कुल। 3 ऑब्जेक्टिव्स बता दीजिए सेबी की, 3 फंक्शंस बता दीजिए स्टॉक एक्सचेंज के। अब हर साल क्या होता था, सैंपल पेपर पीछे के कभी भी उठाना, एक ये क्वेश्चन होता था, एक कोई और होता था, या ये होगा या ये होगा। इस बार उन्होंने 2 दिन दे दिए, तो हर बार का मेरा तुक्का ये बैठता था, अगर ये दिया है सिक्योरिटी सेबी के फंक्शंस पूछे गए हैं तो फाइनल पेपर में स्टॉक एक्सचेंज पे क्वेश्चन आता था। अगर स्टॉक एक्सचेंज में सैंपल पेपर में दिया गया तो सेबी पे क्वेश्चन आता था। इस बार दोनों दे दिए, तो मुझे उम्मीद लग रही है दोनों में से कोई नहीं आने वाला है क्योंकि नहीं तो वो सैंपल पेपर में नहीं देते। फिर भी आप रिस्क मत लीजिएगा, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेबी के फंक्शंस और स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन हर बार पूछे जाते हैं। इस बार सैंपल पेपर में दे दिए, हो सकता है कोई और टॉपिक रिलेटेड आ जाए, लेकिन फिर भी पढ़ के जाइएगा, कोई भरोसा नहीं, क्या पता वहां पे भी रख दें। Enumerate any 4 benefits in the process of by which the aptitude, skills and abilities of employees of perform specific jobs are increased। जिससे हम एबिलिटी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सीधी बात ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। नेम द मैकेनिज्म दैट अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स ऑफ द जॉब। बता दीजिए 3 ऑफ इट्स टाइप जिसमें हम बेस्ट एम्प्लॉय को चूज कर सकें, कैसे करेंगे। यहाँ पे भी थोड़ा सा घुमा क्वेश्चन, डायरेक्ट नहीं था। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इस साल ऐड हुआ है, 2 साल से डिलीट था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 4 बैरियर्स पूछे जा रहे क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आता है, इन सार्थक स्टील सेवरल इनिशिएटिव्स हैज बीन टेकन टू फर्दर इंप्रूव द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज के मोटिवेशन के लिए। अब आपको बताना वो कौन से इंसेंटिव्स यहाँ पे लिए गए एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, उसकी बात की जा रही है। डायरेक्टिंग का क्वेश्चन है और केस स्टडी बेस है। State any 4 factors affecting the financial decision that concerned with raising of finance using shareholders fund and borrowed fund। बताओ कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें लेने चाहिए, अपने ध्यान में रखने चाहिए फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय, फंड्स इकट्ठा करते समय हमें कौन से फैक्टर्स का ध्यान में रखना चाहिए फाइनेंसिंग डिसीजन लेते समय। ऑनर फंड रखना चाहिए, बोरोड फंड रखना चाहिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब फिर से देखिए यहाँ पर 29, 30, 31 और 32 आगे के जितने भी क्वेश्चन तुम्हें दिख रहे हैं 32, 33, 34 जहाँ से लेके आगे तक जितने भी क्वेश्चन है वो सब केस स्टडीज है। क्रिश लिमिटेड ये सीधे सीधे आपका अर्निंग पर शेयर निकालने वाला क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिकल की था कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन, 4 मार्क्स में आया है। मयंक ने चॉकलेट पैक, ये सीधे सीधे इन ऑर्डर टू अचीव द कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंस बतानी है, इमरेट एनी 4 पॉइंट।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो वहां से भी केस स्टडी आई है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिला है एक मुझे, हाँ 6 मार्क्स में। यहाँ तो एक तरफ प्रिंसिपल्स पूछे गए हैं, एक तरफ टेक्निक्स पूछी गई हैं। 3 ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द टेलर, इनमें से 3 कोई भी टेक्निक बता दो। मेथड स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, इनमें से कोई भी 3। या फिर इसमें भी चॉइस दे रखी है, एक्सप्लेन 3 ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट, इनमें से कोई भी 3 प्रिंसिपल बता दो। तो मुझे ये नहीं समझ में आया, यहाँ पे केस स्टडी दे रखी है, वहां पे कोई चॉइस नहीं है। जहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रखा है उसमें भी इंटरनल चॉइस दे रखी है और दोनों क्वेश्चन के बीच में भी चॉइस दे रखी है। पता नहीं कौन सी सप्लाई आती है इन लोगों के पास, कहाँ से आती है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव नीड टू बी वेट। नेम एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द लॉजिकल स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सीधे सीधे प्लानिंग प्रोसेस की बात बोली गई है, फॉलोड बाय द मैनेजर फ्रॉम द हाईलाइट स्टेप्स। हाँ ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। एक्सप्लेन ब्रीफली द नेक्स्ट 3 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। दोनों में प्रोसेस पूछी गई है, यहाँ पर किसी एक स्टेप के बाद, यहाँ पर किसी दूसरे स्टेप के बाद, और 6 मार्क्स में पूछा गया। तो भाई साहब प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से उन्होंने पूछा। 33 नंबर का क्वेश्चन, जो कंपनी, फिर से केस स्टडी। इतना सारा बड़ा केस दे रखा है, आज लास्ट में कोटिंग द आइडेंटिफाई द ब्रीफली एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे फंक्शन नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट है, किसी कॉन्सेप्ट को पहचानो और उसके फीचर्स बताने हैं, उसके आइडेंटिफाई करना है और उसके बेनिफिट्स बताने हैं, इंपॉर्टेंस बतानी है उस पॉइंट की। और फिर क्वेश्चन नंबर 34 आखिरी में, जो कि बड़ा सा केस स्टडी दिया गया है, और इसमें भी आपको पूरा क्वेश्चन में केस स्टडी पे आंसर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एक्टिविटीज ऑफ द मार्केटिंग। 4 एक्टिविटीज है, मैं ऐसे बता देता हूँ, मुझे गैस करने में मजा आता है वैसे तो। ब्रांड, वही प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, चारों पी से क्वेश्चन होगा यहाँ पे। चारों एक्टिविटीज है मार्केटिंग से रिलेटेड, मुझे लगा चारों से क्वेश्चन होगा, मैंने पढ़ा नहीं फिर भी गैस कर रहा हूँ। तो अगर मैं इन सभी क्वेश्चंस को एनालाइज करूँ तो इस पर भी मैंने एनालिसिस कर रखा है, तो इससे आपको पता चलेगा चैप्टर नंबर 1 जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ये नोट करने लायक आपके लिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी कैसा है, केस स्टडी। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और केस स्टडी बेस है, और 3 इसमें 2 मार्क्स के एमसीक्यू थे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन प्लस 2 मार्क्स के एमसीक्यूज, तो टोटल मिला के पहले चैप्टर से आ रहा है 5 मार्क्स, 2 एमसीक्यू थे। दूसरा चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एमसीक्यू कोई नहीं था, सीधे सीधे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें मैंने देखा चॉइस भी थी, प्रिंसिपल भी थे, टेक्निक भी थी। बिजनेस इन्वायरमेंट से मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा है, याद रखना यहाँ पर। और यहाँ पे एमसीक्यू बिजनेस इन्वायरमेंट से 4 थे, एमसीक्यू बिजनेस इन्वायरमेंट में 4 थे। तो टोटल मिलाकर मैं इन 3 चैप्टर्स की अगर बात करूं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 5 और 6 11 और 4 15, पहले 3 चैप्टर्स 15 मार्क्स के आ रहे हैं, जिसमें से उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में 5 मार्क्स, जिसमें 3 का क्वेश्चन, 2 की एमसीक्यूज, दूसरे में सीधे सीधे 6 का क्वेश्चन, और तीसरे में 4 के 4 एमसीक्यूज पूछ लिया। अब आते हैं प्लानिंग पर। प्लानिंग में एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, प्लानिंग प्रोसेस था। ऑर्गेनाइजिंग में 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन केस स्टडी था। और स्टाफिंग में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, और दोनों ही केस स्टडीज थे। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीनों चैप्टर मिलाकर। अच्छा, इनके एमसीक्यूज भी देख लेते हैं। प्लानिंग में एमसीक्यूज 0 थे, ऑर्गेनाइजिंग में 3 थे, स्टाफिंग में 0 थे। तो ऑर्गेनाइजिंग से 3 एमसीक्यूज भी आएंगे, तो टोटल मिला के ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 9 मार्क्स का आ रहा है, प्लानिंग 6 का आ रहा है, और स्टाफिंग टोटल मिला के 7 का आ रहा है। तो ये भी तीनों चैप्टर मिला के कितने हो रहे हैं हमारे, ये तो काफी वेटेज रखना है तीनों चैप्टर भाई साहब। 9 से 15 और 7 22 मार्क्स का तो इन चैप्टर से आ रहा है। उसके बाद चलता है डायरेक्टिंग पे। डायरेक्ट में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, दोनों एमसीक्यूज, तो दोनों केस स्टडीज। और कंट्रोलिंग से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट था। अच्छा, इनके एमसीक्यूज की बात करें, डायरेक्टिंग से कोई नहीं था, कंट्रोलिंग से 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू था, तो टोटल मिला के बात करें तो कंट्रोलिंग 5 मार्क्स का आने वाला है, और डायरेक्टिंग आपका 8 मार्क्स का आने वाला है। वैसे ये पहले से दिया रहता है, लेकिन वहां पे हमें पर चैप्टर वाइज नहीं दिया होता, ग्रुपिंग करके दे देते हैं, 3 चैप्टर्स को मिला के कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं। यहाँ से हमें एक एक चैप्टर से भी पता चल जाता है कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स को, कितना वेटेज के साथ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसमें केस स्टडी बेस्ड रहेगा या डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए बेटा। 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स की केस स्टडी है। 4 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स की केस स्टडी है, एमसीक्यू इसमें कोई नहीं है। तो टोटल मिला के 8 मार्क्स का आएगा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है
और प्लस इसमें एमसीक्यू भी है 4, तो टोटल मिलाकर 3 + 4 7 मार्क्स का ये हो गया, दोनों मिलाकर ये 15 मार्क्स के आते हैं। वैसे ही मार्केटिंग से 6 मार्क्स की केस स्टडी है, 6 मार्क्स की केस स्टडी है और 5 एमसीक्यूज हैं, तो 6 + 5 9 तो यही हो गए। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन से 4 मार्क्स की केस स्टडी थी और एमसीक्यू एक भी नहीं था, एक आध क्वेश्चन मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ शायद कहीं पे, अच्छा 9 5 11 सही है, मैंने गलती कर दी, सही है। तो 4 मार्क्स की केस स्टडी, तो टोटल मिलाकर ये दोनों भी मिलाकर हमारे 15 मार्क्स के आते हैं। इस तरीके से हमारे 28 मार्क्स, सॉरी 80 मार्क्स पूरे होते हैं। अब इनकी क्वेश्चंस की बात करूं, जो क्वेश्चंस थे एमसीक्यूज को छोड़ दो, तो इसमें 42 मार्क्स की केस स्टडी थी बेटा, कितने की 42 मार्क्स की केस स्टडी है और 18 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ 18 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन है। टोटल मिलाएं तो 60 नंबर के आपके 60 में से, मतलब 20 के एमसीक्यू हो गए तो बचे 60 में से 42 मार्क्स की केस स्टडीज, 18 नंबर केस स्टडीज में मेरा मतलब वही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, सब तरह के क्वेश्चंस मिला के 42 मार्क्स थे। डायरेक्ट क्वेश्चन 18 थे। तो यहाँ पे बेटा अगर आप सिर्फ इन 18 नंबर के भरोसे जाओगे तो पास नहीं होने वाले हो। अगर तुम पूरे की बात करो, पूरे पेपर की बात करें तो मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला 80 मार्क्स के पेपर में टोटल मिला के 56 मार्क्स की केस स्टडीज हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो डायरेक्ट हो। कैसे? केस स्टडीज है 42 मार्क्स की जो कि क्वेश्चंस में से थी, और बाकी मैंने यहाँ पे बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि 14 मार्क्स की केस स्टडीज एमसीक्यूज में थी। दोनों को प्लस करोगे तो 56 होते हैं, और यहाँ पर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे 18 थे, 18 मार्क्स के थे, और यहाँ पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे एमसीक्यूज में वो थे हमारे 6, तो 18 + 6 = 24। ऐसे पता चलता है, ये हमारे क्वेश्चंस हैं, ये हमारे एमसीक्यूज, कि 80 मार्क्स का हमारा टोटल पेपर आता है। अब मैं आपको फिर से एक चेतावनी दे देता हूँ, 80 में से आपको 28 नंबर चाहिए पास होने के लिए, 80 में से। और अगर तुम सोचो कि तुम पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन बस पढ़ लो, केस स्टडीज प्रैक्टिस ना करें और आप पास हो जाओगे, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। आपको पहले केस स्टडीज पढ़नी ही पड़ेंगी। जब आप केस स्टडीज पढ़ोगे, केस स्टडीज प्रैक्टिस करोगे, तो ही आपका फाइनल एग्जाम पूरा हो पाएगा। ये इसी तरह का आप गारंटी ले लीजिएगा, फाइनल में भी ऐसे ही होगा। लगभग 50 से 56 मार्क्स या 60 मार्क्स के बीच में आपके केस स्टडीज रहेंगी, और 20 से 30 मार्क्स के बीच में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे। इसमें एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, नहीं तो ऐसा ही एग्जैक्ट रहता है। क्वेश्चन अलग रहेंगे, पैटर्न यही रहेगा, डिफिकल्टी लेवल यही रहेगा, और आपके क्वेश्चन के टाइप भी कुछ इसी तरह के रहेंगे, बस क्वेश्चन अलग होंगे। तो याद रखना, हमें केस स्टडीज पर खासा ध्यान रखना है। अब कुछ बच्चे मेरे से टिप्स मांगते हैं, सर केस स्टडीज कैसे सॉल्व करें, हमारे तो वीक हैंड ही केस स्टडी है। तो उन लोगों के लिए सबसे पहली एडवाइस भाइयों, डायरेक्टली अगर आप केस स्टडीज पे उतरोगे कभी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपका कोर कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक, किसी भी टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उस टॉपिक का कोर कॉन्सेप्ट ही आपका स्ट्रांग नहीं है, आपको अगर मैं उससे रिलेटेड हिंट दे भी दूंगा तो भी आपको आंसर नहीं बनेगा। और अगर आपका उसका कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो जब उससे मिलती जुलती बात आपके सामने आएगी तो आपको याद आएगा ये चीज तो हमने उस टॉपिक के अंदर पढ़ी थी। तो बस आपका कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करना सबसे पहला है। तो पहले अपने कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग करिए, फिर सीधे जाकर किसी भी पेपर सेट या किसी भी सैम्पल पेपर की स्टडी में सॉल्व करिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो आए हैं पिछले 10 साल में, 2010 से ले लो 2021 तक, जो भी क्वेश्चंस आए हैं केस स्टडी बेस्ड, उनको सॉल्व करो, वो भी चैप्टर वाइज। केस स्टडी बेस्ड, वो भी चैप्टर वाइज। अब सर ये कहाँ पे मिलेंगे? तो इसके लिए मैं आपके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका हूँ केस स्टडी बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, और जो कि इस चैनल पे भी डले हुए हैं। एशियान अकेडमी के चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किया है। वो 2019 तक के पेपर्स, उसमें 2020 में पेपर हुआ नहीं था, और 19 में पेपर हुआ नहीं था, हाँ 20 में पेपर नहीं हुआ था, 21 में नहीं हुआ था, सीधे 22 में पेपर हुआ था, अब 23 में होगा। तो 2 साल के बस मिस कर देंगे, तो उसके पहले के सारे पेपर्स वहाँ पर हैं, तो वहाँ से कवर कर सकते हो। तो पहले कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना है, उनकी केस स्टडी सॉल्व करनी है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की केस स्टडी सॉल्व कर लो, फिर उठाने हैं सैम्पल पेपर्स। और आप बोलते हो, मेरे से बच्चे बोलते हैं सर किस बुक का सैम्पल पेपर अच्छा है, मेरे तो कहते हो सीबीएसई का ही सैम्पल पेपर ले लो ना। सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, उनके पिछले 10 साल के सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लो, हर साल के सैम्पल पेपर आते हैं सीबीएसई के। तो इससे अच्छा तुम्हें 10 सैम्पल पेपर तो यहीं भी फ्री में मिल गया, काहे के लिए पैसा खर्च करना है।
इससे अच्छा सैम्पल पेपर और कौन तुम्हें देगा? तो यही सैम्पल पेपर्स की केस स्टडी सॉल्व कर लो, और फिर जब ये सैम्पल पेपर की केस स्टडी सॉल्व हो जाए, फिर अगर टाइम मिले तो बुक के पीछे जो केस स्टडीज दे रहती है, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो उसके पीछे बहुत सारे केस स्टडी दे रखी रहती हैं, वहां से आप उन केस स्टडीज को सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पेपर एनालिसिस सैम्पल पेपर का जो मैंने डिस्कशन किया आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर @भारत अनुरागी BCP। और जाते जाते मैं बता देना चाहता हूँ, जो आप क्लास देख रहे थे ये अनअकैडमी की यूट्यूब क्लास थी, लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पर या स्पेशल क्लास में जुड़ना चाहते हो, जहाँ पर मैं फ्री में, स्पेशल क्लास मतलब हमारी फ्री लेक्चर्स जहाँ पर आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, फ्री में प्लस वाला पूरा फील ले सकते हो, पढ़ सकते हो वहाँ पर, और जितने लेक्चर आप देखना चाहते हो वहाँ पे देख सकते हो। अगर वहाँ से अगर आपको लगे कि हमें अपनी सभी क्लासेस को रेगुलर लाइव लेना है, तो उसके लिए फिर आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस लेते समय आपको कोड यूज़ करना है BANURAGI लाइव, ये कोड आपको दिलवाएगा 10% का डिस्काउंट। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग अपने अगले सैम्पल पेपर या फिर अगले किसी क्लास में, जिसमें हम लोग बाकी की चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छा है। आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, और आपको भी तो होगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी बहुत खुशी होगी। इसलिए मैं आपके लिए और भी इसी तरह के वीडियोज़ लेता रहूँगा। स्टे ट्यून, मिल लेते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट। बताओ।